नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने कहा था कि आपको इस चैनल पर मैथ्स के साथ साथ साइंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आपके जैसे एग्ज़ाम लगे हुए रेलवे के कई सारे एग्ज़ाम हैं, जिनमें से रेलवे एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी ये सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे। तो इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए हमने कहा था कि इस चैनल पे आपको साइंस की एक प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट की जाएगी, और उसी प्रैक्टिस क्लास को लेकर के आज हम पहली बार आए हैं। तो आज इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूँकि शिवरात्रि है, तो आप सबको भोलेनाथ की बहुत बहुत कृपा मिले, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, आपका जीवन यशस्वी हो, ठीक है, और आपकी इच्छाएं, आपके सपने पूरे हों। बस हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर ज़रूर करना है, क्योंकि जैसे कोई त्यौहार या कुछ भी होता है तो बच्चे कहीं ना कहीं घूमने या फिर अपना टाइम वेस्ट करने निकल जाते हैं। तो मेरी एक बात याद रखना कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है, ठीक है। आपके कर्म ही आपकी सफलता का रास्ता है, ठीक है। आपको कहीं घूमने, मेले देखने या अन्य जगहों पे समय बर्बाद करने से पहले आपको ये बात ज़रूर सोचनी पड़ेगी कि इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आपके पास तो नहीं है। आपके पास प्रायोरिटी किस बात की है? क्या आपका कहीं बाहर घूमने जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी है, या फिर आपको आपके सपने और आपके घर वालों के सपने पूरा करना आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो और उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं ये कोई नहीं कह सकता है, जब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास। और ये क्लास, पहली क्लास मुझे बताएगी कि मुझे आगे कंटिन्यू किस तरह मेहनत करनी है, क्या आपका रिव्यू रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये पहली क्लास से मुझे पता चलेगा कंटिन्यू मुझे किस तरह मेहनत करनी है और लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है या नहीं। ओके, तो चलते हैं आज की पहली क्लास में। जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, बस इन सवालों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहना होगा। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देते रहना होगा, और फिर हम आपको इन सारे क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं। ओके, जैसा कि पहला सवाल लिखा है बायो का सवाल, और लगातार विटामिन पे सवाल आते रहे हैं, और इस तरह के सवाल भी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अभी आपको पता है कि आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ, उसमें भी विटामिन का एक सवाल आया था, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सवाल में कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। बताइए कौन सा होगा? तो मुझे लगता है सबसे आसान सवाल से शुरुआत करते हैं, और आंसर इसका सभी को पता होगा। अगर कोई भी बच्चा कंपटीशन की थोड़े भी दिन से तैयारी करता है, ठीक है, अगर उसने बायो पढ़ी है, तो बायोलॉजी में ये सवाल बार बार पेपरों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। विटामिन विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। हम चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। आप इन सबको थोड़ा सा जानें कि क्या होते हैं विटामिन। आपका आंसर तो हो जाएगा विटामिन के। कौन सा आंसर हो जाएगा? विटामिन के, है ना। इसी को इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन। क्या नाम है? फाइलोक्विनिन। तो पहला नाम तो याद रखना, ये आपसे कई बार पूछा जाएगा। फाइलोक्विनिन इसको कहा जाता है, या फिर नेप्थोक्विन भी कहा जाता है इसी को। क्या नाम जानते हैं इसी को? नेप्थोक्विन। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फाइलोक्विनिन या नेप्थोक्विन इसी का नाम है, और ये ब्लड का क्लॉट बनाने में मदद करता है, यानी थक्का बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है ना। आपको पता है कि जब आपके हाथ से ब्लड निकलने लगता है, कहीं कट जाए कुछ भी, तो थोड़ी देर में वो जम जाता है। तो जो क्लॉट बनते, जो थक्का बन जाता है, उसको बनाने में मदद कौन करता है? विटामिन के। और विटामिन के मिलता किस में है? किन किन चीज़ों, इसका सोर्स क्या है? तो विटामिन के आपको मिलेगा पालक में, मेथी में, ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको विटामिन के की प्राप्ति होती है,
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें को अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन के बनता रहेगा। ओके, विटामिन सी के बारे में आपको पता होगा। विटामिन सी, इसको कहा जाता है कैंसर रोधी विटामिन। क्या कहा जाता है, याद रखना, पेपर में आया है, कैंसर रोधी विटामिन इसी को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी किसकी हेल्प करता है और किसमें सहयोग होता है, तो विटामिन सी जो है वो आपका घाव भरने में भी मदद करता है। ठीक है ना, और दांतों के लिए बहुत उपयोगी होता है, आपको पता है। घाव भरने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, घाव भरने के लिए। घाव भरने में सहायक कौन है, विटामिन सी। और विटामिन सी मिलता है किसमें, सोर्स क्या है, तो खट्टी चीजों से मिलता है। ठीक है, घाव भरने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। क्या बढ़ाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी, इम्यूनिटी बढ़ाने में, इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसके संबंधित बात कुछ याद रखें, हम सब कुछ आपको धीरे थोड़ी थोड़ी बातें सबसे बताते चलेंगे। ब्यूटी विटामिन इसी को कहा जाता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन आपके चेहरे में ग्लो लाने का काम करता है विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको। ओके, चलिए, और सबको पता है विटामिन ए का काम क्या है, आंखों की रोशनी को बढ़ाना, आंखों की मदद करना, आंखों के लिए हेल्पदायक होता है, आंखों की हेल्प में, यानी आंखों की रोशनी बढ़ाने में। जैसे गाजर हो गया ना, पपीता हो गया, ऐसी चीज़ों का सेवन करें आप तो विटामिन ए। तो आपका सवाल था कि रक्त का थक्का किससे बनता, विटामिन के, और ये बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, अगले सवाल का आंसर आप बताएंगे। चलिए, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। अगला सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है, बताइए, निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है। ठीक है, कौन सी रंगीन गैस है, बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। बताइए कौन सी गैस रंगीन गैस कही जाती है, कौन सी गैस कलर में होती है, रंगीन गैस किसको कहते हैं। ठीक है ना, बताइए कौन सी गैस है। देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कहा जाता है एयर ऑफ लाइफ। क्या कहा जाता है, एयर ऑफ लाइफ, यानी प्राण की वायु, इसी को कहा जाता है प्राण की वायु। ठीक है ना, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, हम सब ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्राण की वायु, एयर ऑफ लाइफ, एयर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, एयर ऑफ लाइफ। नाइट्रोजन का यूज आपको पता है, जो आपके चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें भरी जाती है। किसमें भरी जाती है, चिप्स के पैकेटों में इसका यूज करते हैं, चिप्स के पैकेट में किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का। और ये जो आपकी गैस है क्लोरीन, क्लोरीन को कहा जाता है रंगीन गैस। क्या कहा जाता है, रंगीन गैस के नाम से कौन जानी जाती है, क्लोरीन गैस आता है इसी को। और उसमें हरा और पीला का यूज होता है, हरा और, है ना, रंगीन गैस कहते हैं इसे, लाइट येलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट येलो, लाइट येलो। ठीक है ना, हरा और पीला का मिक्स होता है, लाइट येलो। तो रंगीन गैस के नाम से कौन जानी जाती है, क्लोरीन गैस, याद रखना इसको, इसे रंगीन गैस कहा जाता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस ये है बेस्ट फ्यूल, है ना। आपसे कई बार पूछे सबसे अच्छा ईंधन कौन होता है, तो बेस्ट फ्यूल, बेस्ट फ्यूल यानी सबसे अच्छा ईंधन, सबसे अच्छा ईंधन, सबसे अच्छा ईंधन जो होता है वो आपका कौन होता है, हाइड्रोजन। ओके, तो ये सारी बातें आपको मिलती चलेंगी, एक सवाल नहीं, एक सवाल में हम कई सवाल यहाँ बताते हैं, इसलिए सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये नहीं कि बस मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया और आकर के उसका आंसर बता दिया, नहीं, हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला सवाल आप बताइए, आपके आंसर आने चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर नहीं आते हैं बताइए। अब साइंस जो कि इतना आसान टॉपिक है, अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है तो आपके आंसर आने चाहिए। ओके, आपके तो चलिए बताइए अगले सवाल का आंसर क्या होगा। पारा है, पारा यानी मरकरी, मरकरी क्या है? पारा है मरकरी। बताइए मेरे भाई, पारा अर्थात मरकरी क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, एक ठोस धातु है, तरल धातु है, ठोस अधातु है, तरल अधातु है। ठीक है, बताइए। तो मेरे दोस्त जो पारा होता है, एक तो धातु है, पहली चीज ये क्या है, ये एक धातु है। और दूसरी चीज एक ऐसा, आपको पता होगा कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो मैक्सिमम सबकी सब क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, सॉलिड अवस्था में होती हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो तरल धातु है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल धातु है ये। और इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक ऐसी धातु है, तरल धातु है। और इसके बारे में कुछ चीजें याद रखना, इसका सिंबल, इसका प्रतीक होता है Hg। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? Hg से। और इसके बारे में याद रखना कि इसका अयस्क जो होता है कोर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका अयस्क होता है Hgs। क्या होता है इसके अयस्क की अगर बात करें तो अयस्क कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। अयस्क Hgs, जिसको मरकरी सल्फाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरकरी सल्फाइड कहा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, मरकरी सल्फाइड। इसको अन्य कई नामों से भी हम जानते हैं। इसी को कहा जाता है रेड लेड। क्या कहा जाता है? रेड लेड इसी को कहा जाता है, यानी लाल सिंदूर। क्या कहा जाता है? लाल सिंदूर इसी को कहा जाता है, याद रखना। इसलिए कई बार ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा। इसके और भी नाम है, इसी को सिनेबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेबार भी इसी को कहा जाता है। पारा एक ऐसी धातु है, एक ऐसा तरल धातु है तो लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन अगर आप इसको हथेली पर रख लो तो यह कभी हथेली को, हाथ को गीला नहीं करती। इसके बारे में याद रखना कि ये हाथ को गीला नहीं करती, यह स्किन को, त्वचा को, स्किन को गीला नहीं करती है, गीला नहीं करती है। याद रखना इस बात को। और ये सवाल आपसे कई बार हो सकता है पेपर में मिल जाए, या स्किन को कभी गीला नहीं करती। क्लियर है? तो पारा से संबंधित क्या बात है हमने जानी कि पारा एक तरल धातु है, और इसका अयस्क जो होता है, इसका प्रतीक Hg होता है, इसका अयस्क Hgs, जिसको मरकरी सल्फाइड कहते हैं। और रेड लेड के नाम से जाना जाता है, या सिनेबार, जिसको लाल सिंदूर कहते हैं आप। ठीक है ना, और यह स्किन को कभी भी गीला नहीं करती। ओके, क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा ना? तो मेरे दोस्त, आपको ये वीडियो, ये पहली क्लास ही बताएगी कि आपको हम लगातार क्लास प्रोवाइड कराएं साइंस की या नहीं, क्योंकि आपका जो साथ होगा बस उसी पे निर्भर करता है कि हमें किस तरह मेहनत करनी है लगातार। ठीक है ना, आपका सहयोग, आपका प्यार मिलता रहा तो हम डेली आपको एक साइंस की क्लास ना प्रोवाइड कराएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, और अगले क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट बताएं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का सवाल है। कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका दर्पण कैसा बनेगा। पहला ऑप्शन है आभासी और बड़े आकार का, आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और समान आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का। तो मेरे दोस्त, अगर आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा है, अवतल दर्पण पढ़ा है, तो वहां सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कॉनकेव मिरर से संबंधित। देखिए, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। ओके, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, इससे संबंधित बातें एक बार हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि इससे संबंधित ये आपका पोल होता है, ध्रुव होता है। ठीक है, एफ है, एफ यहां पर है, सी सेंटर। ठीक है ना, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब आपको हमने कहा था कि जब कभी वस्तु इनफाइनाइट, पहली चीज तो याद रखिएगा
कि अवतल दर्पण में हमेशा इमेज रियल बनता है, रियल वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं आभासी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आभासी गलत हो जाएगा, यानी तीसरे और चौथे में आते हैं। उल्टा वास्तविक बनता है, हमेशा याद रखना जब भी, है ना, अवतल दर्पण की बात आए, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, जब एफ और पी के बीच यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखा जाता है वस्तु को, तो उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक कंडीशन ऐसी है केवल। तो सबसे पहले याद रखें कि अगर आपका वस्तु अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है? अगर अनंत पर रखी है तो उसका इमेज एफ पर बनता है, और अगर एफ पर रखा है तो अनंत पे बनता है। ये दोनों बातें याद रखना। अनंत पे रखा तो एफ पे, और एफ पे रखा है तो अनंत पे बनने वाला है। अगली चीज, अगर प्रतिबिंब आपका सी पर रखा जाए, सी पर, तो सी पर रखने पर हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। यानी अगर आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो आपका इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वो बराबर होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा? बराबर और उल्टा होता है, ठीक है ना। हमेशा वास्तविक, उल्टा और बराबर रहेगा अगर आप कभी भी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब आपका बनने वाला है। क्लियर है ना? तो ये बातें ध्यान रखना, इससे संबंधित इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चले, अगला सवाल भी आपका फिजिक्स से है, तो बताने की कोशिश भी आप करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए। कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन पहचाने। बताइए, क्या यह दर्पण अवतल है? दर्पण एक आभासी छवि बनाएगा। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो पहला ऑप्शन ओनली ए, दूसरा है बोथ ए, बी एंड सी, और सी है कि ओनली बी, केवल बी, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बड़ा प्यारा सवाल है, बताइए। चलिए, आ गया आपका आंसर? ओके, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है, कह रहे हैं गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ये बात हमेशा याद रखें कि अगर कभी भी प्रतिबिंब छोटा बनता है, कैसा बनता है? छोटा बनता है, तो वो आपका दर्पण होगा। इन्होंने कहा कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है वो? सीधा और छोटा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वो आभासी होता है। कैसा होता है? सीधा तभी बनेगा जब वो आभासी होगा, और ऐसा होता है किसमें? उत्तल दर्पण में मेरे दोस्त। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर में। तो इसमें आप देखें कि जब भी आप प्रकाश की किरण इसमें डालेंगे तो ये आपका P है और ये आपका F है। और याद रखें, हमेशा प्रतिबिंब, इसमें कई जगहों पे नहीं, हमेशा प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? F और P के मध्य में बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? हमेशा छोटे की जब बात आएगी तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। आपको पता है कि जब आप बाइक में जो आपका मिरर लगा होता है उसमें बड़ी बड़ी वस्तुओं के इमेज बहुत छोटे दिखाई देते हैं। जब आप बाइक चलाते हैं तो आप देखते हैं बड़े बड़े ट्रक या 4 व्हीलर जो भी गाड़ियां होती वो पूरी कंप्लीट आपको उसमें दिखाई देती, यानी उनके बड़े छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। तो बाइक में देखने पर जो पीछे बैक मिरर लगा होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो वो सबसे पहले छोटे बनाते हैं, छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाते हैं, और छोटा होगा तो क्या रखेंगे? आभासी बनेगा। और सीधा भी होता है। कैसा होता है? अगर आभासी है तो सीधा भी बनेगा। तो आपका पहला ऑप्शन है दर्पण अवतल होगा, पहला ऑप्शन पूरी तरह गलत है। दर्पण एक आभासी छवि बनाएगा, एकदम सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, एकदम करेक्ट है। इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती? पॉजिटिव, इधर होती तो निगेटिव।
तो पॉजिटिव फोकस दूरी होती है, ये बात एकदम सत्य है। और दर्पण कैसा बनाएगा छवि? आभासी छवि बनाएगा। यानी बी और सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, यानी बोथ बी एंड सी। ओके, तो इस तरह आपको चीजें क्लियर करनी होंगी। ठीक है, एक सवाल में आपको कई सवाल मिलने वाले हैं। तो इस तरह अगर आप समझ कर बार बार चीजें प्रैक्टिस ही कर लो तो आपको सीधा सवाल आपके एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई, बताइए जल्दी से। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताएं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 19, 1.25 इंटू 10 की पावर 18 और 1.25 इंटू 10 की पावर 19। बताइए। बताएंगे मेरे दोस्त? चलिए हम आपको बताते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला होता है मेरे दोस्त Q बराबर Ne। याद रखना इसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी निकालना हो तो आपके लिए फार्मूले हैं Q बराबर Ne। ठीक है ना? जैसे इस सवाल की बात करें तो कितने कूलाम आवेश है? 1 कूलाम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है, और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको अगर इधर लाएंगे तो 1 बाय हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 n बराबर। अब ऑप्शन इस तरह नहीं है, इन्होंने ऑप्शन दिया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 19। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? बताइए मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है? कोई समस्या तो है नहीं यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल आप बताएंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? बताइए। कह रहे हैं कि कौन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। कार्य, बल, विस्थापन और वेग। कार्य, बल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और क्या है आपका लास्ट ऑप्शन है? वेग। कौन सी सदिश राशि नहीं है मेरे दोस्त? बच्चा आपको पता है कि जब बल हम लगाते हैं किसी चीज में तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। आपको किसी वस्तु को किधर ले जाना है तो इसके लिए डायरेक्शन कंफर्म होना चाहिए। आप बल लगाते हो बराबर ma, तो वहां पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। विस्थापन भी दूरी अदिश राशि है। डिस्टेंस आपकी अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, परंतु विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में जब आप डिफरेंस पढ़ते हैं तो एक डिफरेंस ये भी होता है। वेग की बात करें तो वेग भी आपकी सदिश राशि है। बच्चा चाल जो होती है वो अदिश राशि है, परंतु वेग वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब तीन आपके सदिश राशि हो गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य। वर्क आपका क्या है? अदिश राशि। वर्क करने के लिए आपको कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल बताइए जल्दी से, क्या होगा मेरे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। अब ये सवाल गलत हो जाता है। वाणिज्यिक का मतलब कॉमर्शियल। वाणिज्यिक इकाई, वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? बताइए भाई, बताइए। कॉमर्शियल यूनिट, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। वाट घंटा, किलोवाट घंटा या किलो जूल? बताइए। तो बच्चा यह होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर्स घंटा, 1 किलोवाट घंटा।
ठीक है, 1 किलोवाट घंटा आपसे कह रहे हैं। यही तो आपका जो घर में यूनिट आता है, बिजली का बिल आता है, उसमें यही तो बताता है आपको कि कितना 1 किलोवाट घंटा का मतलब ही होता है 1 यूनिट। अब देखो, जब आप अपने घर में मान लो कि 100 वाट के 10 बल्ब ले आओ, कितने 100 यानी 1 किलो का मतलब 1000, 1 किलो का मतलब कितना हुआ 1000 वाट, यानी आप 1000 वाट के बल्ब जलाओ, यानी 100 वाट के मान लो 10 बल्ब ले आए तो 1000 वाट के बल्ब हो गए, ठीक है ना। और उनको आप क्या करो, डेली 1 घंटे जलाओ, तो जितना जो बिजली का बिल आता है उसी को कहते हैं 1 यूनिट। उसी को क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपकी वाणिज्यिक इकाई होती है, वो कॉमर्शियल इकाई होती है, उसको 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। ओके, तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला सवाल बताइए क्या होगा। कह रहे हैं प्रतिध्वनियों को यानी इको को एक से अधिक बार किसके कारण सुना जा सकता है, बताइए। प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार किसके कारण सुना जा सकता है, किसके कारण सुना जा सकता है, बताएं। एक से अधिक बार किसके कारण सुना जा सकता है, क्या विरलन के द्वारा यानी रेयरफैक्शन के कारण, या परावर्तन रिफ्लेक्शन के कारण, विवर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण। ये प्रतिध्वनियों का एक से अधिक बार सुनने का मतलब, जैसे जब आप बोलते हैं और कहीं ऐसी जगह बोले जो बंद जगह हो, कमरा हो, तो जब आप बोलते हैं तो आपको वो आवाज एक से अधिक बार सुनाई देती है। जैसे आपने कहा बंद कमरे में और अब कहा हेलो, तो आपको उधर से आवाज सुनाई देती, हेलो 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 ऐसे सुनाई देती। तो जो प्रतिध्वनि की बात कर रहे हैं यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसके कारण सुनाई पड़ती है, तो परावर्तन के कारण, ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ओके, तो परावर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रतिध्वनि को हमें सुनाई देती है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, बताइए अगले सवाल का आंसर बताइए। बहुत प्यारा सवाल है। बताएं इसका आंसर क्या होगा, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा साउंड्स, ध्वनि, वेव पढ़ा होगा, वेव, और उस वेव में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। सवाल कह रहे हैं एक तरंग के लिए आवर्तकाल से विभाजित तरंग दैर्ध्य, एक तरंग के लिए आवर्तकाल से विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है, ठीक है। आवर्तकाल के लिए आवर्तकाल से विभाजित तरंग दैर्ध्य, एक तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। तरंग दैर्ध्य को आवर्तकाल टी से विभाजित करेंगे, तो कह रहे हैं ये किसके बराबर होती है, क्या चरण अंतर के बराबर होती है, क्या तरंग वेग के बराबर होती है, आवृत्ति या आयाम के बराबर होती है, बताइए। आवृत्ति या आयाम के बराबर होती है किसके, क्या एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, ठीक है ना, या फिर तरंग वेग के बराबर होती है, किसके बराबर होती है मेरे दोस्त, बताएं बताएं बताएं। देखिए इधर हम आपको एक फार्मूला पढ़ाए हैं, जो लोग पढ़े हैं उन्हें पता है, इसको 1/, क्या लिख सकते हैं, टी, और 1/t जो होता है ये होता है n के बराबर, फ्रीक्वेंसी n के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू n, यानी n लैम्डा जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेग को, तरंग वेग को, किसको, तरंग वेग को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तरंग वेग का फार्मूला होता है n लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके आज के 10 सवाल थे, तो बस इसी तरह आपको आगे भी क्लास मिलेंगी, ठीक है ना। बस आपका सहयोग मिलता रहे, आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते रहें, तो लगातार आपको क्लासें यहाँ से मिलने वाली हैं। तो बस ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बेहतर रखें, ठीक है ना। अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एकांत में रखें, अकेले पढ़ाई करें, कुछ चीज़ें अकेले करने में ही मज़ा आता है ना। जैसे पढ़ाई आपको बेहतर से बेहतर अगर करनी है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अन्य चीज़ों से, ठीक है ना। तो भीड़ में जाने से बेहतर है अपने आप को एकांत में रखें, है ना। अब भीड़ में जाने पर आपकी खुद की निजता जो है वो समाप्त हो जाती है, तो इसलिए अपनी निजता को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए आपको एकांत में रहना जरूरी है, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए आपको खुद पर मेहनत करना होगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके।